वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को जो भी अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं कि अब उन्हें और समय मिल गया है। और मुख्य परीक्षा जो 16 मई से होने वाली थी, ठीक है, उसकी डेट बढ़ा दी गई है दोस्तों। और आपके पास जो है ज़्यादा नहीं, इसे ज़्यादा नहीं कहा जाएगा, ठीक है, 15 से 20 दिन का समय आपको और मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो गति है, जो रिदम है पढ़ाई का, बिल्कुल उसको बनाए रखिए। बस थोड़ा सा स्ट्रेस आप कम कर लीजिए। ये सोच के कि टाइम बढ़ गया है, अपने मतलब दिमाग को अगर आप ट्रेन करेंगे तो वो फिर आराम मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो जो रफ्तार, जो कंटिन्यूएंसी, जो कंसिस्टेंसी बनी हुई है उसको बना के रखिए। और पढ़ाई जो थोड़ा सा फास्ट मोड में चल रहा था उसको उसी मोड में चलने दीजिए और रिवीजन की संख्या बढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मुख्य परीक्षा का जो सीरीज़ आरटीआई कॉपी एनालिसिस और आंसर का अप्रोच एनालिसिस देख रहे थे, उसमें मुझे कई लोगों ने कहा कि फ़िलॉसफ़ी के संबंध में कुछ चर्चा की जाए। तो फ़िलॉसफ़ी में किस तरह से डायग्राम चार्ट्स का प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से मार्क्स गेन करने में वो हेल्प करता है, और कहाँ पे एग्ज़ामिनर जो है उससे प्रभावित नहीं होता और ज़ीरो ज़ीरो मार्क्स मिलते हैं फ्रेंड्स, तो वो हम देखेंगे डिटेल से। और आशा करती हूँ कि जो नए अभ्यर्थी हैं ना, उनको काफ़ी लाभ होगा देख के, तो उनको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से आंसर को अप्रोच करें। और सिर्फ पढ़ने से या जो पढ़ा है उसको लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि उस आंसर में एग्ज़ामिनर क्यों रुकेगा, ठीक है, उसके रुकने का कोई कारण होना चाहिए, और रुकने के बाद मार्क्स देगा उसका भी कोई कारण होना चाहिए। तो फैक्ट और नॉलेज एक पॉइंट है जिससे कॉन्फिडेंस आता है और जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। दूसरा होता है कि जो आपके पास फैक्ट और नॉलेज है उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाए, मतलब प्रेजेंटेशंस ऑफ आंसर। तो उसमें आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, फ़ोटोज़ का प्रयोग कर सकते हैं, डायग्राम्स का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ पॉइंट वाइज़ बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं चैनल में वो कर सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिया होता है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पे हम बहुत सारे पीडीएफ शेयर कर चुके हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्शन फिलॉसफी पार्ट 1 है ये, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जो 2 मार्क्स लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कांट के दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो कांट, आपको पता है कि क्रिटिकल फिलॉसफी की जब भी बात आती है तो कांट का नाम आता है, ठीक है। तो कांट जो है वो समीक्षात्मक प्रक्रिया का पालन करता है। ये बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों के समन्वय से ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब सिर्फ जो हमारी बुद्धि देख रही है, समझ रही है, सिर्फ वही ज्ञान नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जब तक आप अनुभव को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, जब तक आप अनुभव को नहीं जोड़ेंगे तो हो सकता है कि वो ज्ञान आपका अधूरा रह जाए, ठीक है। तो इन दोनों के समन्वय से ये कांड जो है कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होता है। और प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक ज्ञान, जो कि नवीन सार्वभौमिक उपयोगी ज्ञान की बात करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसमें एक एग्जांपल था कि 7 + 5 कितने होते हैं, 12 होता है, ठीक है। लेकिन 6 + 6 भी 12 होता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो सही है आपका, लेकिन इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और भी कई तरीके से 12 लाया जा सकता है। तो एक ही चीज़ को प्राप्त करने के क्या हैं, कई तरीके हैं। और बुद्धिवाद और अनुभववाद जहाँ तक का है, मान लीजिए कि कहीं पे मान लीजिए कहीं पे आपने धुआं देखा, ठीक है, कहीं पे आपने धुआं देखा, तो आपने ये अनुमान लगाया कि आग लगी होगी, ठीक है, आग लगी होगी तभी धुआं दिख रहा है। लेकिन ये बुद्धि कह रही है ना, ये बुद्धि कह रही है। लेकिन अनुभव कह रहा है, ठीक है, अनुभव क्या कह रहा है कि धुएँ के कई कारण हो सकते हैं, धुएँ के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आग लगने के कारण हो सकता है कि वहाँ पे माइनिंग या खनन चल रहा हो जिसके कारण बहुत ज़्यादा धुआँ-धुआँ दिख रहा है, मतलब धुंध सा दिख रहा है, ठीक है। या हो सकता है और कोई रीज़न हो, कोई केमिकल रीज़न भी हो सकता है जिसके कारण धुआँ उत्पन्न हो सकता है। तो जब दोनों दोनों अनुभव, बुद्धि और अनुभव दोनों को हम मिलाएँगे ना फ्रेंड्स, तो हमारा बनेगा क्या, क्रिटिकल फिलॉसफी है। तो तब हमारा ज्ञान जो है ना वो ज़्यादा समृद्ध ज्ञान होगा। तो इस तरीके से, हालांकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ ज़्यादा लिखने की संभावना नहीं थी। जब कांट का आप आलोचनात्मक दर्शन कहेंगे ना फ्रेंड्स, दर्शन में एक से एक उदाहरण दिए गए हैं, एक से एक शानदार। लेकिन एग्ज़ाम में आप किन किन चीज़ों को ले जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें कितने मार्क्स मिले हैं, देखिए 2 में 1 मार्क्स मिला है, मतलब 50% मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए, योग दर्शन के अनुसार 5 नियमों का उल्लेख करिए। 5 नियम में
एक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। देखिए, शौच, तपस, व्यायाम, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ठीक है। एक का कुछ बीच में मुझे लग रहा है गड़बड़ है। 1.5 मार्क्स मिले हैं 2 में, 1.5 2। देखिए, जब भी आप ना ऐसे 5 4 3 ऐसा क्वेश्चन पूछता है और अगर उसमें आप पूरे में पूरा एग्जैक्ट लिखते हैं तो आपको 2 में 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई कारण नहीं है यहाँ पे आपके मार्क्स काटे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो फैक्चुअल चीज़ है उसको एकदम एज ए फैक्ट याद रखना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। टू द पॉइंट याद करिए। इसको आप देख लीजिएगा इसमें एक और क्या मिसिंग है, ठीक है, या मैंने कहीं पे गलती की है। चलिए फ्रेंड्स, पता नहीं आप सर्च करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। पहला शौच होता है, शौच मतलब कि शरीर और मन की शुद्धता, ठीक है। शरीर और मन की शुद्धता, चलिए ये 2 मार्क्स में या ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक स्किप किया है, यहाँ पे संतोष होता है, संतोष, ठीक है, याद कर लीजिएगा संतोष। तो शौच के बाद क्या होता है, संतोष। संतोष की मतलब जो आपके पास प्राप्त है ना उसी में प्रसन्न रहना, ज़्यादा की लालच नहीं करना है, जो प्राप्त है उसी में संतोष करना है। फिर तपस, तप अनुशासन का पालन करना और कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना फ्रेंड्स, ये होता है तप। कठिन परिस्थिति कितनी भी आ जाए, ठीक है, कोई परेशान करे, है ना, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लायक नहीं है, फिर भी आप उस पर अडिग रहें। और ये व्यायाम जो मैंने लिखा ये थोड़ा सा गड़बड़ है, व्यायाम नहीं था यहाँ पे, इसके जगह पे क्या था, स्वाध्याय था। तो स्वाध्याय क्या होता है, आत्मचिंतन करना और धार्मिक या प्रमाणिक ग्रंथों का अध्ययन करना। स्वाध्याय, जैसे कि हम अब इतने बिजी लाइफ शेड्यूल में तो उतना कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वेद उपनिषद, है ना, वेद उपनिषद जैसे गीता का आप पाठ कर सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए और स्वाध्याय के लिए पर्याप्त है। फिर ईश्वर प्राणिधान क्या है, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना, मतलब जो भी हम कर रहे हैं ना, जैसे कहा जाता है कि ईश्वर को समर्पित, जो भी आप कर्म किए उसको कृष्णार्पणमस्तु कह देते हैं, या फिर जिसको भी आप मानते हैं। तो इस तरीके से ये 5 नियम हैं कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये आंसर मैंने क्लियर कर दिया। 2 में 2 मार्क्स इसमें पूरा मिलने का चांस था, ठीक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए 2 मार्क्स का और क्वेश्चन क्या है, ये है भगवत गीता किस प्रकार से कर्म एवं त्याग के मध्य में सामंजस्य स्थापित करती है। तो भगवत गीता का मैंने स्टेटमेंट लिख दिया था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर कर्म एवं त्याग, बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहना ही दर्शन है। ये मैं बार बार बताती हूँ कि निष्काम कर्म क्या होता है। निष्काम कर्म ऐसा कर्म होता है जो हमें कर्म बंधन में नहीं बांधता है, ठीक है। जैसे कि चना है फ्रेंड्स, चना अगर वो कच्चा चना है और उसे आप भिगा देंगे, ठीक है, अगर आप कच्चा चना को भिगा देते हैं तो क्या होता है, उसमें अंकुरण आ जाता है। अंकुरण मतलब कि उस चना से चने का, मान लीजिए कि ये चना है तो इस चने से चने का झाड़ बनने की संभावना है, ठीक। लेकिन यदि इसी चने को आप रोस्ट कर देते हैं, रोस्टेड चना मतलब भुना हुआ चना, ठीक है, तो एक बार अगर चना भुना हुआ हो जाए तो क्या उसमें झाड़ बनने की संभावना है, तो ये संभावना क्या होती है, अंत हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं और वो किसी भी प्रकार की भावना से मुक्त है, मतलब कि लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, ठीक है, इन सब भावनाओं से अगर वो मुक्त है आपका कर्म, तो वह कर्म आपको कर्म बंधन में नहीं बांधेगा, ठीक है, नहीं बांधेगा। फिर आप निष्काम कर्म हो जाएगा। और कर्म करने के बाद अगर आपको उसको कृष्णा अर्पणमस्तु कर देते हैं, मतलब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब वो आपको पूरे तरीके से मुक्त कर देगा, ठीक है। यही है निष्काम कर्म की भावना। और ये बोल रहा है कि त्याग के मार्ग में सामंजस्य स्थापित करती है, कर्म एवं त्याग के मार्ग में सामंजस्य स्थापित करती है। तो हम बिना फल की इच्छा के और बिना किसी से कुछ पाने की इच्छा के हम अपना कर्म करते चलें और त्याग करके कर्म को ईश्वर को समर्पित करके हम मोक्ष पा सकते हैं, ठीक है। देखिए 0.5 मार्क्स मिला है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जामिनर संतुष्ट नहीं हुआ है। अब देखिए चारवाक दर्शन का भौतिकवाद क्या है। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था कि चर मतलब चबाना होता है ना। मैंने इस पहले चारवाक का जो शब्द है चारवाक वो कहाँ से आया वो बताया है कि चर मतलब चबाना होता है, मतलब भौतिक चीज़ों का उपयोग करना। चारवाक के अनुसार कोई भी देखिए दूसरा स्वर्ग, दूसरा लोक, परलोक नहीं है, और जो भी उपभोग करना है इसी धरती पर करना है। और चारवाक का कहना था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है। जो ये आपकी भूमि है, धरती है, इसके अलावा दुनिया में और कोई लोक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है, कोई इहलोक परलोक की धारणा
को ये बिल्कुल एक सिरे से नकार देते हैं। इहलोक परलोक, इनका ये कहना है कि जो आपके पास प्राप्त है ना, यही सब कुछ है और यहीं पे अच्छे से जीना है। अगर सुख से जियो, अगर जीने के लिए आपको ऋण लेकर भी घी पीना पड़े, ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पीना चाहिए, ठीक है। इस जीवन को आपको सफल करना चाहिए। ये चारवाक का था, भौतिकवाद से संबंधित था फ्रेंड्स, ठीक है। कहा जाता है कि अगर चारवाक के ग्रंथों को नहीं जलाया गया होता, एक समय में चारवाक के बहुत विरोधी थे क्योंकि ये भौतिकवाद को ज़्यादा प्रमोट करता था, मतलब वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से था। तो अगर चारवाक के सभी ग्रंथों को नहीं जलाया गया होता तो हमारे इंडिया में बहुत पहले ही वेस्टर्न फिलॉसफी जन्म ले चुकी होती। मतलब भौतिकवाद को प्रमोट करने वाले चारवाक पहले थे हमारे यहाँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया की विभिन्न शक्तियाँ कौन सी हैं, ठीक है। माया की विभिन्न शक्तियाँ कौन सी हैं, तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि माया के बारे में बस सुना है, आप लोगों ने सुना है और उसके जाल में भी फंस चुके हैं। हर कोई फंसा होगा, अगर इंसान है तो फंसा होगा, अब अगर ईश्वर है तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो माया जो होता है उसकी विभिन्न शक्तियाँ कौन सी है पूछ रहा है। तो माया सत्य का आच्छादन करके भ्रमित करती है। मतलब अगर आपको दिख रहा है कोई चीज़, मान लीजिए कि कोई भी भौतिक संपत्ति है, एक घर है, ठीक है, एक घर है, आप इसकी माया में पड़ गए कि मुझे इसे लेना ही है एनी हाउ, इसके लिए आप बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं अपना सारा चीज़ दांव पे लगा के, तो उसके बाद आपको लगता है कि इतने बड़े घर की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे कमरे हैं और एक एक व्यक्ति के लिए एक एक कमरा है, लेकिन वो प्रेम स्नेह अब नहीं रह गया जो छोटे घर में था, ठीक है, जहाँ पे एक ही हॉल में सब लोग बैठा करते थे और अपने समय का आनंद लेते थे फ्रेंड्स, ठीक है। कच्चे घर, भले ही वो कच्चे का घर रहा हो, ठीक है, लेकिन वो इस घर में आने के बाद उतनी संतुष्टि आपको नहीं मिल पा रही। तो माया थी, माया ने क्या किया, भ्रमित कर दिया, आच्छादित कर दिया और उसके बाद आपको एक्चुअल पता चला कि उतना कुछ उसमें था नहीं। तो हर चीज़ को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, हमें लगता है कि वो उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल थी नहीं जिसके कारण उसके पीछे पड़े थे। तो माया सत्य का आच्छादन कर देती है, भ्रमित कर देती है। यह वास्तविक और अवास्तविक में विभेद नहीं करने देती, मतलब क्या सही है क्या गलत है इसके बीच में विभेद नहीं करने देती, ठीक है। यह भ्रम का पर्दा डाल के विवेक को भ्रमित कर देती है, झूठे संसार के माया जाल को वास्तविक बताती है और सत्य से दूर कर देती है। जो भी सत्य है, सत्य अच्छा काम करना, अच्छे से रहना, नैतिकता का पालन करना, ये सब सत्य है। लेकिन ये बताती है कि अरे इसमें कुछ रखा नहीं है, एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट तो किस में है, ठीक है, दूसरी चीज़ों में है। तो हमको भटका देती है, फिर हम उसके जाल में ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होने के बाद जब तक बर्बाद नहीं हो जाते ट्रैप होते रहते हैं। सोशल मीडिया में क्या है, पूरा माया जाल का भरमार है। आपको शुरू में लगेगा थोड़ा सा देख लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद वो ऐसा ट्रैप करती है कि आप उसके बिना अधूरा सा महसूस करते हैं कि आपका जीवन उसके बिना अधूरा है। तो माया जाल में पूरा फंसा देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस आंसर में अगर इसको आंसर के तरीके से देखा जाए तो शक्तियाँ कौन कौन सी बतानी थी, मुझे कुछ इसमें आता नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कि भ्रमित करती है और वास्तविक अवास्तविक विभेद नहीं करने देती, भ्रम का पर्दा डाल देती है, विवेक को कार्य नहीं करने देती और सत्य से दूर करती है। तो इसमें 0.5 मार्क्स उन्होंने दे दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता की श्रेणियों का उल्लेख करिए, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के बारे में तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता की श्रेणियों का उल्लेख करना है। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था ज़्यादा, ठीक है। वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद पर आधारित है, ये मैंने तो सही लिखा है कि परमाणुवाद पर आधारित था। महर्षि कणाद ने वास्तविकता की श्रेणियों का उल्लेख किया है, लेकिन ये पॉइंट्स गलत है। पूर्ण वास्तविकता, पूर्ण और पूर्णापूर्ण वास्तविकता की श्रेणियाँ फ्रेंड्स आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि ये जो था द्रव्य, गुण, ठीक है, कर्म और सामान्य और विशेष। एक होता है समावय या समावय ही कहा जाएगा शायद, समावय, इनहेरेंस कहा जाता है जिसको। और अभाव मतलब कि नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसी तरह की श्रेणी है इसकी, ठीक है। इसको थोड़ा और कंफर्म करना पड़ेगा। द्रव्य मतलब कि जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जिससे कि हमारा शरीर या कोई भी चीज़ किससे मिलके बनी होती है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बनी होती है। गुण क्या होता है, द्रव्य की विशेषता को बताने वाले को गुण कहते हैं। गुण मतलब कि जैसे आपका
किसी भी व्यक्ति का उल्लेख करेंगे, वर्णन करेंगे तो क्या कहेंगे? रूप कैसा है उसका, ठीक है, उसका दर्शन कैसा है, मतलब गंध कैसा है, स्पर्श कैसा है, ठीक है, संख्या और परिमाण, ठीक है, परिमाण। तो द्रव्य हो गया, गुण हो गया। कर्म, कर्म क्या होता है? जैसे कि द्रव्य में होने वाली जितनी गति होगी ना, ये द्रव्य में जो भी गति हो रही है, जैसे कि संकुंचन हो रहा है या प्रसार हो रहा है, ठीक है, संकुंचन हो रहा है या प्रसार हो रहा है, वो हो सकता है, मतलब कि सिकुड़ना और फैलना, या चल रहा है, मान लीजिए गमन कर रहा है वो, ठीक है, गति, तो उसे, ये सब कर्म है। तो द्रव्य हो गया किस किस से बना है? गुण हो गया, रूप, गंध, स्पर्श, ये सब। कर्म क्या हो गया? किसी भी चीज़ में गति, चलना फिरना, संकुचन, प्रसार, ये सब हो गया, ठीक है। इनहेरेंस क्या होता है? इनहेरेंस मतलब, सॉरी एक चीज़ छूट गया मेरा, कर्म के बाद शायद सामान्य आता है, सामान्य, अच्छा सामान्य मैंने लिखा है, सामान्य लिखा है, सॉरी, सामान्य लिखा है मैंने। तो वह धर्म जो बहुत सी वस्तुओं में समान रूप से पाया जाता है, जैसे कि हमारे अंदर क्या पाया जाता है? मनुष्यत्व, मनुष्यत्व व्यक्ति का गुण, ठीक है। आग के अंदर क्या पाया जाता है? जलाने का गुण। तो जो चीज़ जिसके अंदर सामान्य रूप से पाया जाता है वो सामान्य होता है। और विशेष क्या होता है? विशेष ये होता है कि जो दो समान दिखने वाली नित्य वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करे। मेरी विशेषता कुछ है, आपकी विशेषता कुछ है, ठीक है। एक व्यक्ति लंबा है, एक व्यक्ति छोटा है, एक व्यक्ति ज़्यादा सोच सकता है, एक व्यक्ति नहीं सोच सकता है। तो विशेष कोई स्पेशल गुण है जो किसी को अलग करता है। और समावय या फिर इनहेरेंस क्या होता है? दो ऐसी वस्तुओं के बीच में नित्य संबंध है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कपड़े का धागा, अगर धागा ही नहीं रहेगा तो क्या कपड़ा बन सकता है? तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। अभाव, अभाव नॉन एग्जिस्टेंस क्या होता है? किसी भी वस्तु की अनुपस्थिति या अस्तित्व न होना भी एक वास्तविकता है। अभाव मतलब कि मान लीजिए कि किसी गिलास में पानी नहीं है, पानी एक है और एक पानी नहीं है, तो ये भी सत्य है होना और ये भी सत्य है नहीं होना। तो नहीं होने का भी अस्तित्व है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने का अस्तित्व नहीं है। थोड़ा सा घुमाव फिराव वाला होता है फिलॉसफी का, मतलब समझ, उसकी समझ विकसित करना और उसको आंसर के फॉर्म में लिखना अलग अलग बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। मेरा वीडियो इसीलिए लंबा हो जाता है फ्रेंड्स कि उस आंसर को पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश मैं करने लगती हूँ, ताकि एक बार अगर आप वीडियो देख लें तो फिर उसको दोबारा देखने की आवश्यकता कहीं पे ना पड़े। फिर देखिए बर्कले के अनुसार वास्तविकता का ज्ञान क्या होता है? बर्कले के अनुसार वास्तविक, तो देखिए फ्रेंड्स, बर्कले क्या थे? एक अनुभववादी दार्शनिक, ठीक है। अनुभववादी मतलब हर चीज़ को, अनुभववादी दार्शनिक सिर्फ बुद्धिवाद पे फोकस ये नहीं किए, ये क्या है? अनुभववादी हैं, ठीक है। इनके अनुसार क्या कहते हैं कि वास्तविकता का ज्ञान हमें अनुभव से ही होता है, अनुभव से। जब तक आप किसी चीज़ को अनुभव नहीं करेंगे, मतलब अगर मैं आपको कहती हूँ, ठीक है, कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से 2 मीटर की दूरी में, ठीक है, 2 मीटर की दूरी में एक पात्र रखा है, ठीक है, एक पात्र रखा है और उसमें क्या है? अग्नि है और उससे धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको कह दिया, ठीक है। लेकिन जब तक आप उसको अपनी इंद्रियों से, मतलब आप कहेंगे कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर इंद्रियों से मतलब आँखों से जब तक आप देख ना लें, या तो आँखों से देख लें कि आग जल रहा है, ठीक है, कानों से सुन ना लें, आग की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कुछ जलता है तो चिटपिट चिटपिट करके, है ना, तो सुन ना लें, नाक से आप सूंघ ना लें कि कुछ जलने की कोई भी महक आ रही है, और त्वचा जब तक आप जा कर के छू के जल ना जाए उससे, या गरम गरम आपको ना लगे, तो जब तक इंद्रियों से आप उसको समझ नहीं लेंगे ना कि आग है, तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। ये है बर्कले। बर्कले के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब क्या है? असत्य है। जिन्हें वो देख पाता है, सुन पाता है, अनुभव कर पाता है, वही ज्ञान क्या है? सत्य है। प्रत्यक्ष अनुभव ही सत्य है, इसके अलावा बाकी सब विचार है, विचार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये कौन है? बर्कले, ठीक है। बर्कले क्या कहते हैं कि बकबक करने से मैं नहीं मानूंगा, ऐसे याद रखिए, ठीक है। बर्कले क्या कहते हैं कि बकबक करने से मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं उसे अनुभव ना कर लूँ, अपने आँखों से, कान से, नाक से, त्वचा से देख न लूँ, तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे लॉक का है। लॉक क्या थे? बुद्धिवादी दार्शनिक थे। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? किसी भी चीज़ को लॉक कर देना, जिसके पास ही बुद्धि है वो क्या करेगा? ताला मार देगा, ठीक है। जिसके पास ही बुद्धि है वो ताला मार देगा, ज्ञान को बाहर नहीं जाने देगा। तो लॉक क्या है? बुद्धिवादी दार्शनिक है फ्रेंड्स, बुद्धिवादी, ये अपने बुद्धि पे भरोसा करते हैं। अब ये पूछ रहा है सामंजस्य के स्थान में टेबुला रासा के बारे में लिखिए। तो टेबुला रासा ना, मान लीजिए टेबुला रासा एक टेबल है, ठीक है, एक खाली टेबल, टेबल मतलब ब्लैक बोर्ड, मान लीजिए इसको ब्लैक बोर्ड है।
खाली है बिल्कुल। तो इसके अनुसार ना, लॉक के अनुसार क्या है कि हमारा दिमाग ना बिल्कुल खाली खाली ब्लैक बोर्ड के समान होता है हमारा दिमाग। जब तक इसमें हम अपने अनुभव से, ज्ञान से कुछ सामंजस्य बैठा के कुछ ज्ञान को यहाँ पे दर्ज ना कर लें, ठीक है। जब दर्ज कर लेंगे और लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल ज्ञान हो जाएगा। तो खाली ब्लैक बोर्ड को ही टेबुला रासा कहा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। कितने मार्क्स दिया है यहाँ पे देखिए, मैंने डायग्राम भी छोटा सा बना दिया है। तो छोटा सा डायग्राम बनाने का इसने 1 मार्क्स यहाँ पे मुझे मिले हैं 2 में, ठीक है। बुद्धिवादी दार्शनिक लिख दिया था, यहाँ डायग्राम बना दिया था मैंने। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मीमांसा दर्शन के अपूर्व सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। अपूर्व सिद्धांत को समझाना था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, अपूर्व का मतलब होता है जो अभी घटा नहीं है। ये तो सही है, ये मैंने एकदम सही लिखा था कि अपूर्व का मतलब होता है पूर्व के पहले का, मतलब जो अभी घटा नहीं है। मीमांसा दर्शन के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का फल, प्रारब्ध, नियति इसी अपूर्व में सन्निहित होता है। जैसे आपने कार्य किया और आपको जो फल मिलेगा उसके बीच में एक चीज़ होती है, वो होता है अपूर्व, नियति, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके इसको अपूर्व कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने 100 वृक्ष लगा दिए, ठीक है। 100 वृक्ष आपने क्या है लगा दिए, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि फल की प्राप्ति, मतलब आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बीच में क्या है, अपूर्व है। अपूर्व मतलब हो भी सकता है अच्छी पैदावार हो जाए और सब चीज़ बढ़िया रहे, और नियति सही रहे, बाढ़ तूफान ये सब ना आए तो मिलेगा, और हो सकता है नहीं भी मिलेगा। तो ये की संभावना किस में निहित है, ये अपूर्व में निहित है, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं भाग्य, ठीक है। भाग्य में है या नहीं है। तो मीमांसा दर्शन में अपूर्व सिद्धांत क्या होता है, कर्म और उसके फल के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। कर्म, ये है आपका कर्म और ये है आपका फल। तो कर्म और फल के बीच की जो अपूर्व इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है वो होता है आपका अपूर्व का सिद्धांत। और ये हमें बताता है कि कोई भी यज्ञ या वैदिक कर्म करते हैं तो उसका फल, जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति वगैरह, ये तुरंत नहीं होती, ये भविष्य में होती है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, किसी कारणवश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, मतलब तुरंत प्राप्ति नहीं हुई तो भी आने वाले वर्षों में यदि सफलता मिलती है तो ये वो सफलता जो है इसी कर्म का फल है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया था, अदृश्य शक्ति के बारे में बताया गया था फ्रेंड्स। अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति क्या होती है, कर्म समाप्त होने और फल के बीच के समय में एक सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम अपूर्व कह रहे हैं। और ये क्या करती है, कड़ी का कार्य करती है। कड़ी ये संचित रहती है, जैसे आप अभी जो कर्म कर रहे हैं ना, वो कर्म आपका संचित रहेगा और भविष्य में जाकर के क्या होगा, इसका फल मिलेगा। इसमें तर्क ये दिया जाता है कि क्योंकि जड़ कर्म स्वयं नहीं नष्ट हो जाता है, इसलिए फल देने के लिए एक स्थायी शक्ति का होना आवश्यक है, और वो कर्ता की आत्मा में संचित होता है। मतलब आपके संस्कार जो हैं, संस्कार वो आपकी आत्मा में संचित हैं और आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं घटित अवश्य होंगे, किसी न किसी रूप में घटित अवश्य होंगे। तो ये है मीमांसा का सिद्धांत, इसमें बेसिक फैक्ट लिख देना है। ऐसे आप डायग्राम बना के भी बता सकते हैं कि अपूर्व का कहाँ पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए न्याय दर्शन में के परिप्रेक्ष्य में प्रमा के अंगों का वर्णन करिए। देखिए प्रमा क्या होता है, प्रमा, देखिए फ्रेंड्स, प्रमा का अर्थ होता है ना ज्ञान का वास्तविक रूप। ये देखिए प्रमा का क्या होता है, ज्ञान का वास्तविक रूप। जैसे रस्सी को रस्सी कहना क्या है, प्रमा है, और उसी रस्सी को सांप कह देना, ठीक है, सांप कह देना, वो वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, प्रमा होता है, जिसे हम प्रमाण भी कहते हैं, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रमाण जो होता है ना, ज्ञान प्राप्ति के साधन को भी कहते हैं। महर्षि गौतम थे, महर्षि गौतम जिन्होंने न्याय दर्शन दिया, सही हूँ ना मैं, महर्षि गौतम ही थे ना न्याय दर्शन वाले, ठीक है। महर्षि गौतम ने दिया था, ज्ञान की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए 4 प्रमुख प्रमाणों को स्वीकार किया था। महर्षि गौतम, देखिए ये जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ना, इसको अभी का भी दिमाग बैठा लीजिएगा, घुमा फिरा के कई बार पूछा है। तो ज्ञान का इसका क्या है, एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आप आग को देख लिए, आपने आग से देख लिया, आपको ये निश्चित हो गए कि वो आग है, ठीक है। दूसरा है अनुमान, अनुमान मतलब आप धुआं देखे, ठीक है, कहीं पे आग लगी थी, आप धुआं देखे और धुआं देख के आपने अनुमान लगा लिया कि वहाँ पे आग लगी होगी, ठीक है, लगी होगी। फिर है उपमान, उपमान क्या होता है, कंपैरिजन, ठीक है। जैसे दो एक जैसी चीज़ दिख गई, एक आपको गाय दिख गई और दूसरी नील गाय दिख गई, लेकिन आप क्या किए, दोनों में कंफ्यूज हो गए या कंपैरिजन कर पाए, तो ये उपमान होता है।
कंपैरिजन करके किसी ज्ञान को प्राप्त करना। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक होता है ना, कुछ एसिड होता है जिससे भी धुआं निकलता है ना, एसिड होता है, केमिकल रिएक्शन में भी धुआं निकलता है। तो अगर आपको ज्ञान होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये जो है आग वाला धुआं है और ये जो है केमिकल वाला धुआं है। ठीक है, तो कंपैरिजन करके जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ वो उपमान होता है। फिर एक होता है शब्द। शब्द मतलब कि टेस्टिमनी। ठीक है, शब्द मतलब कि टेस्टिमनी। शब्द मतलब अगर कोई विश्वसनीय व्यक्ति कोई बात कह दे तो वो आप उसको ज्ञान मान लेते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है वो क्या होता है, जहरीला होता है। ठीक, मैंने आपको कह दिया, आपके दिमाग में ज्ञान बैठ गया। अब कभी भी आप मिथाइल आइसोसाइनेट को देखेंगे, है ना, या फिर आप उसको अगर अनुभव होता है कभी, तो आपको एक दिमाग में बैठा हुआ है कि ये चीज़ जहरीला है, विषाक्त है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो 4 प्रकार से आपको ज्ञान मिल सकते हैं फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा, उपमान के द्वारा और चौथा शब्द के द्वारा। ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार आप PYQ खोल के देखिएगा, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था। यहाँ पे मैंने ये सारा चीज़ नहीं किया। देखिए 0.5 मार्क्स मिले हैं, उसका भुगतान करना पड़ा है। 4 मार्क्स में कितना, 0.5। मैंने क्या कहानी बता दिया, कहानी नहीं बताना है, पॉइंट्स में लिखना है फ्रेंड्स। फैक्ट नहीं लिखने के कारण बहुत जगह मार्क्स जो है आपके कट जाते हैं। तो मैंने अवास्तविक प्रमाण ये सब देख करके ना, रस्सी की जगह पे सांप कह देना भ्रम उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन वो 4 पॉइंट मैंने नहीं बताया ना, प्रत्यक्ष, उपमान वाले, ये सब और भी चीज़ है। आपका जो नोट्स होगा उसमें से आप देख लीजिएगा इसको क्या है। सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप समझाइए। देखिए, पुरुष और प्रकृति 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, पुरुष और प्रकृति 2 चीज़ें होती हैं, यही सांख्य दर्शन में भी बताया। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप जो आंसर्स देख रहे हैं ना, ये थोड़े इमोशनल होकर के लिखे गए, मतलब अपने भाषा में लिखे गए और ज़्यादा फैक्ट नहीं इसमें दिख रहा है। जिसमें भी कम मार्क्स है ना, देखिए कम मार्क्स है यहाँ, तो यहाँ क्या बैठा दिया गया है, 0। अब देखिए कि कैसे 0 मिलता है। ठीक है, सीखिए इस चीज़ से। यहाँ पे क्या है, 0 मार्क्स दे दिया गया है। मैंने क्या लिखा है, सांख्य दर्शन है पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है, पूरक होते हैं। पुरुष आत्मा है, प्रकृति जीव। प्रकृति का स्वरूप मैंने बता दिया कि प्रकृति जीव रूप में विद्यमान होती है, वह स्वतंत्र न होकर पुरुष के साथ समन्वय में रहती है। चेतन स्तर पर प्रकृति पुरुष से कम होता है। एक परम चेतन है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और उसी को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर जो क्या करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। और परम चेतन को प्राप्त करना ही प्रकृति का परम लक्ष्य है। और प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। घुमा फिरा के मैं एक ही बात को यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक, यहाँ क्या कहा है, प्रकृति के स्वरूप को समझाना है ना। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ प्रकृति इन सांख्य फिलॉसफी। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति जो होता है ना, प्रकृति जो होती है को सृष्टि का मूल कारण और प्रधान माना गया। मतलब पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जो है इसी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और प्रमुख इसके जो लक्षण हैं या इसका जो प्रमुख स्वरूप है कहा जाए, तो इसको फैक्ट के जहाँ तक मेरी समझ में है, ठीक है, आप एक बार अपनी समझ से इसको सर्च भी कर लीजिएगा कि क्या है। तो मेरे हिसाब से ना, प्रकृति के जो गुण होते हैं, जैसे त्रिगुणात्मक गुण होता है जिसमें कि सत्य, मतलब सत्य, रजस, तमस। आप सुने होंगे ना, सात्विक प्रवृत्ति है, राजसिक प्रवृत्ति है, तमस प्रवृत्ति है। ये तीनों का क्या है, देखिए जब भी इस तरह का आंसर लिखना हो ना, एक ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे सत्य लिखिए, यहाँ पे तम लिखिए, यहाँ पे रजस लिखिए। सीधे एग्जामिनर को हिट करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सौंदर्य एस्थेटिक को बढ़ा देता है आपके आंसर के। सत्य, रज और तमस ऐसे लिख दिए, और फिर लिख दिए कि ये त्रिगुणातीत है। यहाँ पे ये अंदर में लिख दिए कि ये त्रिगुणात्मक है, और तीनों के समन्वय से ही क्या है, सृष्टि चल रही है। तीनों में साम्य अवस्था होती है। फिर पहला स्वरूप तो मुझे ये बताना था कि त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति होती है। दूसरा मुझे ये बताना था कि ये नित्य है और व्यापक है। कैसे, प्रकृति का कभी विनाश नहीं होता, ये अनादि और अनंत है। जब हम पैदा हुए थे और पैदा नहीं हुए थे, तब से लेके आज तक कई बार विनाश हुआ, कई बार सृजन हुआ। तो नित्य है और व्यापक है, हमेशा कंसिस्टेंट है, चाहे कोई रहे या ना रहे। ठीक है, फिर जड़ भी है इसमें, मतलब चेतन अचेतन का मिक्सचर है। चेतन और अचेतन का क्या है, ये मिक्सचर है। लेकिन प्रकृति में सिर्फ अचेतन वाला होगा ना, क्योंकि ये जड़ है। जड़ होती है प्रकृति, और चेतन होता है मनुष्य मतलब कि पुरुष। तो पुरुष और प्रकृति का समन्वय है ना। तो पहला गुण ये हो गया त्रिगुणात्मक, फिर दूसरा हो गया नित्य व्यापक है, फिर जड़ प्रकृति होती है इसकी,
उसके अलावा ये स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र होती है। फिर इसको परिवर्तनशील भी कहा गया है, परिवर्तनशील भी कहा गया है क्योंकि समय समय पे ये क्या होता है, परिवर्तनशील रहती है। तो इस तरीके से ना ऐसा कुछ लिखना था जहाँ तक मुझे लग रहा है, और इसमें मुझे 0 मार्क्स मिल गए हैं। इसको सर्च कर लीजिएगा कि और कैसे इस आंसर को समृद्ध बनाया जा सकता है। फिर देखिए, धर्म दर्शन में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य बताएं। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ ऑमनीपोटेंस ऑफ गॉड इन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे धर्म दर्शन को पहले बताने का प्रयास किया है। इसमें थोड़े और अच्छे मार्क्स ही दे सकते थे, पता नहीं दिए। ध्री धातु से बना है धर्म, जिसका अर्थ होता है धारण करना, धारण करना। जैसे आग का धर्म क्या है, आग का धर्म क्या है, जलाना। ठीक है, वह आग आग नहीं जो जलाए नहीं। ठीक है, आपकी कितनी भी मित्रता हो आग से और आप कहिए कि आग मुझे तुम मत जलाना, नहीं, जो उसका धर्म है वो करेगा ही। पानी, जल का क्या है धर्म, तरल होना और बहना। ठीक है, बहना। तो धर्म क्या होता है, जो धारण करता है। मनुष्य का धर्म क्या है, नैतिकता, अच्छे विचार, मनुष्यत्व का होना, ये सब उसका धर्म है। तो धर्म को हम ना दूसरे पैमाने पे सीखते हैं, लेकिन धर्म का मतलब ये होता है। साथ में मैंने टायलर को भी बताया है कि टायलर के अनुसार धर्म क्या होता है, दर्शन को विषय प्रदान करता है। जिस प्रकार से भगवत गीता धर्म को बताती है, दर्शन उसकी व्याख्या करता है। तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य पूछा है। तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से तात्पर्य ये है कि ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। जो भी घटनाएं होती हैं वह उनके अधीन होती हैं और वह सभी घटनाओं क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कर्म के अनुसार व्यक्ति फल के भागी होते हैं। अभी हम लोग अपूर्व के सिद्धांत में देखें फ्रेंड्स, ठीक है, कि भाग्य पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप जो कर्म तुरंत करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए। हो सकता है कि वो संग्रहित हो रहा है ना, संचित कर्म में जा रहा है, और उसका आने वाले समय में आपको क्या होगा, लाभ मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दिए हैं, मतलब उनको अच्छा लगा है आंसर का पैटर्न। तो आप ना मेरे आंसर में जहाँ ज़्यादा मार्क्स मिले हैं फॉलो करिए उस चीज़ को। ठीक है, गुरु घासीदास जी के द्वारा सतनाम पंथ की स्थापना की गई। सतनाम पंथ की प्रमुख विशेषताओं को मैंने यहाँ पे बताया है। इसमें 3 मिले हैं, देखिए 3 आउट ऑफ 4 अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ स्टार्ट किया है कहाँ से कि सतनाम जो है वो एकमात्र सत्य ही क्या है, सही है, मतलब सतनाम पर भरोसा करना। पॉइंट वाइज मैंने इसको लिखा है। जाति भेदभाव की निंदा करना, मद्यपान मांस का त्याग करना, पर नारी गमन का विरोध करना, सत्य और अहिंसा का पालन करना, पशुओं पर दया करना, सामाजिक आडंबर का विरोध करना, और एक नाम सतनाम मतलब एकेश्वरवाद की वकालत करना। ऐसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे सतनाम पंथ की विशेषता की है फ्रेंड्स। अच्छे मार्क्स मिले हैं। इस तरीके से अगर फैक्चुअल पॉइंट ऐसे चार्ट बना के, मतलब इसको डिवाइड करके पूरा कंप्लीट करके लिखे, अच्छे मार्क्स मिले हैं। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिनोजा, देखिए स्पिनोजा क्या कहते थे कि द्रव्य जो है वो विशेष गुण युक्त होते हैं। यह द्रव्य विश्व में सभी तरफ व्याप्त हैं, है ना, सभी तरफ व्याप्त हैं। जैसे ईश्वर जो है सभी तरफ व्याप्त है। यह खंडित नहीं किया जा सकता। खंडित मतलब कि एक चीज़ को आप तोड़ नहीं सकते। ईश्वर को क्या किया जाता है, खंडित नहीं किया जा सकता। इसको पार्ट पार्ट में आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। और यह एक प्रकार के गुणों से निर्मित होता है। एक ही प्रकार के गुण, इसका गुण क्या है, एक प्रकार का गुण है, उससे निर्मित होता है। यह सार्वभौमिक है, सभी जगह व्याप्त है, सार्वव्यापिक है, सभी जगह व्याप्त है, और सभी गुणों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, सभी गुणों के लिए उत्तरदायी है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्पिनोजा ये भी कहते हैं फ्रेंड्स कि ईश्वर और प्रकृति ना अलग अलग नहीं है, मतलब जिसको हम ईश्वर कहते हैं वही प्रकृति है। ठीक है, ये अलग अलग बिल्कुल नहीं है। सर्वेश्वरवाद जो था, पैंथेइज्म जिसको कहा जाता है, इस विचार पर ही आधारित है कि ईश्वर और प्रकृति दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, बल्कि एक ही सत्ता के दो नाम है ना। और ये जो देते हैं थ्योरी, उसमें ये कहते हैं कि ईश्वर ही विश्व है, ईश्वर ही क्या है, विश्व है ना। और ये सार्वभौमिक है, सभी जगह व्याप्त है, अनंत गुण वाला है। अनंत गुण, जब भी ईश्वर के बारे में कुछ आए ना तो आप 4-5 गुण याद कर लीजिए, जैसे कि सार्वभौमिक है, सार्वव्याप्त है, अनंत गुणों वाला है। ठीक है, निर्गुण है, निराकार है, निर्गुण है, निराकार है, ये सब अच्छे अच्छे वर्ड्स ना याद कर लीजिए। तो सभी जगह आपको ये सारी चीज़ों का उल्लेख कर देना है, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सब कुछ ईश्वर में है और ईश्वर ही सब कुछ है। एक लाइन मुझे याद आता है यहाँ पे, अच्छी लाइन है, अगर आपको इससे संबंधित लिखना हो तो, ईश्वर ही सब कुछ है और सब कुछ ही क्या है, ईश्वर है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं।
फिर देखिए, हाँ मैंने इसको कंटिन्यू किया है। द्रव्य की सर्वव्यापकता, अखंडता, अनश्वरता इस बात को प्रमाणित करती है कि सभी जगह ईश्वर व्याप्त है, और यही स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद है। कोई द्वैत की अवधारणा नहीं है, कोई द्वैत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई द्वैत है ही नहीं। द्वैत का मतलब होता है डुअलिज्म, डुअलिज्म, ठीक है, मतलब ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है ना, ऐसा नहीं है, विश्व अलग है, सब क्या है, एक ही है, एक। और द्वैतवाद मतलब जो अद्वैतवादी जितने भी हमारे फिलोसफर हुए हैं, शंकराचार्य वगैरह, तो उनका ये कहना है ईश्वर और हम अलग अलग नहीं है ना। तत्त्वम असि वाला भी आपने सुना होगा, तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा विश्व जो है ना, वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, एक ही चीज़ से बना है। किसी में वो ज़्यादा है, किसी में वो कम है, लेकिन है एक ही, गुण वही है। जिस तरह से समुद्र का आप कोई सा भी जल उठाते हैं, ठीक है, तो एक बूंद भी उठाइएगा तो खारा होगा, एक बाल्टी भी जल भरिएगा तो खारा होगा, ठीक है, और एक टैंकर में भी अगर आप भर लेंगे तो जल खारा ही होगा। इसके गुण में कोई परिवर्तन हो गया क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार से संसार में सभी चीज़ें जो है ना, वो एक ही प्रकार की गुण वाले चीज़ों से बनी है। किसी में वो कम हो जाता है, किसी में वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन है एक ही, ठीक है, द्वैत की अवधारणा नहीं है। हमारा मन और शरीर जो निर्णय लेता है वह भी ईश्वर के अनुसार तादात्म्य में ही स्थापित करने के लिए होता है। इस तरह से प्रयास किया है फ्रेंड्स आंसर लिखने का, ठीक है। 3.5 मार्क्स यहाँ पे देखिए मिले हैं। हीगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद एवं ब्रेडले के प्रत्ययवाद की अवधारणा की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए, पूछा है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है। तो इसको लिखने का एक तरीका था, तो पहले तो मैं हीगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद को समझा दूँ, ठीक है, उसके बाद ब्रेडले का समझा दूँ, फिर दोनों की समीक्षा कर दूँ। लेकिन जगह वगैरह कम रहता है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, बीच में एक लाइन खींच दी, ठीक है, इधर हीगल का द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद लिख दिया, इधर ब्रेडले का प्रत्ययवाद लिख दिया। हीगल क्या बोलता है, किसी भी विषय अथवा ज्ञान को लेकर के उसका विचार क्या है, किसी भी विषय अथवा ज्ञान को लेकर पृथक पृथक विषय निर्णय उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है हीगल। पहले चीज़ तो याद रखिए, हीगल की नज़र कैसी है, ईगल जैसी, बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा ना, मतलब बुद्धिमानी बहुत ही ज़्यादा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ, आपके टेबल पे एक गिलास पानी रखा है, ठीक है, एक गिलास पानी रखा है, मैं कहूँ कि ये गिलास में आपको रखना पड़ रहा है पानी, इसका मतलब है कि पानी जो होता है ना, उसमें तरलता का गुण होता है, ठीक है, और वो लिक्विड है, इसलिए आपको कहाँ रखना पड़ रहा है, ग्लास में, ताकि वो बहे मत। अब ये करके मैं चली गई, लेकिन हीगल क्या है, हीगल ईगल है, ये दिमाग बहुत ज़्यादा लगाएगा। तो इस थेसिस के लिए, इस विचार के लिए वो क्या लाएगा, एंटीथेसिस लाएगा। एंटीथेसिस मतलब आपका कोई और मित्र आया और कहा कि नहीं आप तो गलत हो, अगर टेम्परेचर अगर हम कम कर दें और ये पानी अगर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए तो आपको ग्लास में रखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको टेबल पे ना बर्फ़ के रूप में रख सकते हो, नो नीड, ठीक है, नो नीड टू होल्ड वाटर इन अ ग्लास, ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉलिड स्टेट में रख सकते हैं टेबल पे। अब उसके बाद बोले चलो ठीक है, ये भी सही है, अब एक काम करते हैं, ये थीसिस हो गया, ये एंटी थीसिस हो गया, अब हम नकार के मतलब इसको सही मान लेते हैं। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हो, अब तीसरा व्यक्ति फिर आएगा, ठीक है, तीसरा व्यक्ति ये आएगा कि नहीं आप भी गलत हो, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे ना तो ये पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में, ठीक है, और भाप को तो आप होल्ड ही नहीं कर सकते, तो ना उसको ग्लास में होल्ड कर सकते हो, ना सॉलिड स्टेट में आप टेबल पे रख सकते हो। तो इतने सारे देखिए विचार आ गए, मतलब थेसिस, एंटीथेसिस, और ये तब तक बनता रहेगा जब तक उसका अंत नहीं हो जाएगा। तो मैं इसको देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में मतलब बताते हुए कि पानी द्रव्य है, लिक्विड है, मतलब अरे यार देखिए, पानी द्रव्य है मतलब थेसिस कह दिया, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस है, एंटीथेसिस हो गया, फिर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस हो गया, ये सिंथेसिस हो गया, ठीक है, इस तरीके से निकल के आया। और आगे पहले हीगल को ही कर लेते हैं। तो अतः यह निर्णय निकला कि पानी जो है तीनों रूप में, ठोस, द्रव और गैस में उपलब्ध हो सकता है, और ये नया ज्ञान हो गया। सिंथेसिस को क्या कहते हैं, नया ज्ञान। इस प्रकार द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद की अवधारणा स्थापित हुई। तो ये हीगल क्या है, ईगल है, कुछ ज़्यादा ही सोचता है, ऐसा करके आप याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स क्या होता है ना, हीगल और ब्रेडले एक ही टाइप के लगेंगे आपको। अगर आप कुछ कहानी नहीं बनाए हो ना उसके पीछे, या आपने कुछ निमोनिक्स नहीं बनाया है, आपने कुछ जोड़ा नहीं है उससे, तो आपको ये दोनों आदमी एक ही जैसे लगेंगे। और फिलॉसफी का एक विशेषता होता है कि हर व्यक्ति पैदाइशी फिलोसफर होता है। जो भी व्यक्ति किसी
जो घटना हो रही है सामने या कोई वस्तु है उसके प्रति क्वेश्चन जिसके भी मन में आया ना, जिज्ञासा, तो वह व्यक्ति क्या होता है, फिलोसफर होता है। आप और हम भी फिलोसफर हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर व्यक्ति फिलोसफर है, कोई बुद्धि को मान रहा है, कोई अनुभव को मान रहा है, और हम और आप क्या मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, हर व्यक्ति अपने आप में फिलोसफर है। और हमको क्या करना है, उसमें डिफरेंशिएट करना है कि ये वाला फिलोसफर ये बात कहा है और ये वाला फिलोसफर ये बात कहा है। दोनों के बीच में एक लाइन खींच लेनी है अपने दिमाग में कि हमको इसको इसको नहीं मिलाना है, ठीक है। अब देखिए इधर ब्रेडले कौन था, ब्रेडले का प्रत्ययवाद है। प्रत्ययवाद मतलब कि व्यवहारिकवादी दार्शनिक है। ये अनुभव पर आधारित ज्ञान को ही सत्य मानता है। ब्रेडले का मतलब है कि एक बर्कले था, याद करिए, ठीक है, कि जो बकबक कर रहा है उसको नहीं मानूंगा, मैं जो सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष उसी को मानूंगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है ना कि पानी द्रव है, पानी गैस है, पानी ठोस है, ये सबको मैं तभी मानूंगा जब अनुभव के द्वारा इंद्रियों से जान लूंगा। मतलब पानी को छू के देख लूंगा, गीला गीला लग रहा है, ठीक है, बर्फ ठंडा लग रहा है ना, और भाप जो है गर्म लग रहा है। या तो आंखों से देख लूँ, या छू के देख लूँ, या स्पर्श से देख लूँ, अनुभव कर लूँ, तभी मैं इसको मानूंगा कि ये है। तो छू कर देख कर ज्ञान के प्रमाणीकरण को मानता है कौन है, ब्रेडले, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 8 मार्क्स का था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैंने इतने अच्छे समझाया है और इन्होंने 2.5 मार्क्स ही दिए हैं। तो कहीं कोई कमी रह गई होगी, बर्कले वाले को शायद ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने नहीं किया। समीक्षावाद क्या था इसका क्वेश्चन, समीक्षात्मक व्याख्या करना था, तो इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए। तो फिलॉसफी में मार्क्स गेन करना ना बहुत ही मुश्किल काम है। एक तो आपको समझाना भी है कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, प्लस समझाते समझाते ना आपके अंदर का दार्शनिक जाग उठता है, आपका दिमाग भी उसमें काम करने लगता है कि मेरे अनुसार क्या है वो क्या होगा। फिर उसको फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से समझाना, तो कुल मिला के एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन फ्रेंड्स, फिलॉसफी जैसा ना मज़ेदार सब्जेक्ट हुआ नहीं। अगर आपका इससे मन लग गया ना, अभी मन नहीं लगाना, अभी तो आंसर लिखना है, लेकिन बहुत शानदार चीज़ है, ठीक है। जो नए लोग होंगे ना बहुत आराम से पढ़िएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को, मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम करके जाइए। भले मंडल थ्योरी ना आए, कौटिल्य से रिलेटेड अगर कुछ भी आए ना, अगर कौटिल्य का नाम भी आ गया, कौटिल्य का अगर नाम भी आ गया और आप डायग्राम बना के नहीं आए, तो आपको क्या फ़ायदा पढ़ने का, ठीक है। हमको ये खोजना है कि हम क्या अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं, और उसको कहाँ पे घुसा सकते हैं, कहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है, कौटिल्य के द्वारा किसी राज्य के पड़ोसियों के साथ संबंध की व्याख्या की गई है। पड़ोसी को क्या कहा गया है, अरी। अरी मतलब क्या होता है, दुश्मन, ठीक है, दुश्मन। एवं उसके पड़ोसी को अरिमित्र कहा गया है। मतलब आपका पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान, तो वो क्या है, अरी है, दुश्मन है। लेकिन अरी का जो पड़ोसी है अफगानिस्तान, वो क्या आपका मित्र है। तो कभी भी पड़ोसी का जो दुश्मन होता है ना, वो आपका मित्र होता है। इस फंडे को आपको डायग्राम में बताना है, ठीक। और कुछ ना न्यूट्रल स्टेट होते हैं, न्यूट्रल उदासीन राज्य, जैसे कि भूटान है, भूटान को कोई मतलब नहीं, मध्यस्थता का काम करेगा, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट होगा। तो ये सब मंडल सिद्धांत में पहले ही देखिए। अगर पूछता है कि कौटिल्य के किसी भी सिद्धांत का आज के समय में प्रासंगिकता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये अरी मित्र वाली अवधारणा आप अच्छे से बता देंगे कि दुश्मन का दोस्त क्या होगा, सॉरी, जो आपका दुश्मन है उसका पड़ोसी आपका क्या है, मित्र है, ठीक है। तो अरी का दुश्मन आपका मित्र है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आलोचना देखिए, आलोचना में मैंने लिखा है कि व्यवहारिकता में ये पृथक होता है, ये सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, मध्यस्थ उदासीन राज्यों की भूमिका को लेकर हमेशा संदेह बना रहता है, पार्श्व और राज्यों की भूमिका परिवर्तित होती रहती है, अरि मित्र और मित्र कभी भी शत्रु हो सकते हैं, और यह आज भी प्रासंगिक है। ऐसा करके मैंने लिखा है फ्रेंड्स, और एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम को आप अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए, और अभी का अभी पॉज करके याद कर लीजिए, इसको दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। ये क्या है, राज्य है आपका विजिगिशु, जिसको कहा है विजिगिशु, ठीक है, विजिगिशु। और उससे लगा हुआ क्या होगा आपका, ये है अरी, उसके बगल में क्या होगा, अरि मित्र, ठीक है, अरि मित्र। तो पहले अरि हो गया, उसके बगल में क्या हो गया, अरि मित्र हो गया, ठीक है। फिर मित्र होगा, मित्र, फिर अरि मित्र, और इसे मध्यस्थ राज्य और उदासीन राज्य के बारे में मैंने उल्लेख किया है। डिटेल देख लीजिए, डिटेल, ठीक है, डिटेल जो है आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको याद कर लीजिए, और कहीं ना कहीं आंसर में इसका यूज करके आना। जो पढ़े हैं और उसका यूज नहीं करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक।
आगे आते हैं, देखिए श्री अरविंद के समग्र योग पर एक लघु निबंध लिखिए। अरविंद का, देखिए फ्रेंड्स, अरविंदो जो थे, अरविंदो बहुत शानदार मतलब व्यक्तित्व थे। पहले तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अरविंद घोष, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, क्योंकि ये क्या थे, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी। लाइफ के एक टर्म मतलब एक मोड़ पे आके इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। पौंडीचेरी में इनका आश्रम है, ठीक है। और इनके जो विचारधारा है, इनकी जो फिलॉसफी है, वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। श्री अरविंद भारत के अच्छे विद्यार्थी, क्रांतिकारी, दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त विद्वान थे। समग्र योग की अवधारणा क्या थी इनकी? श्री अरविंद सभी योगों के समन्वय से प्राप्त होने वाले योग को समग्र योग कहते हैं। जैसे देखिए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, अगर तीनों को हम मिला देते हैं, ठीक है, तो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है परम चेतना अवस्था प्राप्त होती है। गीता में लिखा है, कर्म योग के बारे में लिखा है, ठीक है, कर्म योग के बारे में लिखा है। कहीं पे ज्ञान योग बता रहा है कि ज्ञान से आप प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अरविंदो का कहना है कि आप तीनों को मिला लो। देखिए मैंने यहाँ पे किस तरीके से सीखिए कि किस तरीके से उपयोग किया है ना। और इन तीनों को मिला करके हम परम चेतना अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य में चेतना का विकास एवं परम चेतना अवस्था की प्राप्ति को अरविंदो लक्ष्य मानते थे। लक्ष्य हमारा यही है, परम चेतना की अवस्था को प्राप्त करना। और व्यक्ति के द्वारा अपनी चेतना स्तर में परिवर्तन कब किया जा सकता है? तभी आप चेतना में परिवर्तन कर सकते हैं जब आप इन तीनों के माध्यम से अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। अरविंदो के बारे में एक लाइन मैंने देखी यहाँ कहीं सुना था कि वो डार्विनवाद के बहुत ज़्यादा विरोधी थे और कहा था कि संदेह है डार्विन कि तुम सच्चे थे, हम न मानेंगे कि पूर्वज हमारे बंदर थे। इनका कहना था कि अगर हमारे पूर्वजों का निर्माण जो है बंदर से हुआ है, तो अब तक जंगलों में अभी तक मतलब आज के जंगलों से कोई बंदर इंसान बनकर क्यों नहीं निकल जाता है, ठीक है। ये मैंने कहीं पढ़ा था तो उपयोग कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अरविंदो ने व्यक्ति को अपना विकास कर अपनी चेतना स्तर में परिवर्तन करने को कहा है, ठीक है। हमारा ना जो विकास होता है वो चेतना लेवल पे ही होता है। चेतना लेवल पे कैसे होता है, कैसे होता है फ्रेंड्स? चेतना लेवल पे जो भी विकास करना है ना, चेतना के स्तर पर ही करना है। चेतना के स्तर पर ही आपको विकास करना है कि पहले आपकी लघु चेतना रहेगी, ठीक है। लघु चेतना आप कैसा सोचेंगे, तुच्छ सोचेंगे, फिर आपका जो है ये दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे सोचते सोचते आप परम चेतना अवस्था में चले जाएंगे। तब आपको अच्छा, बुरा, खराब सब एक जैसा, मतलब उसमें कोई भिन्नता नहीं रहेगी और सभी में ईश्वर दिखने लगेगा, ठीक। अरविंदो ने व्यक्ति को अपना विकास कर अपनी चेतना स्तर में परिवर्तन करने को कहा है। यह ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों के समन्वय से महर्षि अरविंदो को देश वर्तमान में भी प्रासंगिक मानता है। मतलब अचेतन अवस्था से जब चेतन अवस्था में आप जाएंगे तो यह लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना एक डायग्राम भी बना दिया है ऐसे वाला, बहुत आसान होता है। देखिए 2 से 3 सेकंड लगता है, लेकिन आपका आंसर इसमें समृद्ध दिखेगा। सबसे अंदर मैंने बता दिया है ये व्यक्ति, व्यक्ति से बाहर परिवार, परिवार से बाहर समाज, समाज से बाहर राज्य, फिर राष्ट्र, फिर परम चेतना। व्यक्ति अपना विकास समग्र योग के द्वारा देश और राष्ट्र हित के लिए परम चेतना अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर सकता है और ये आज की भी डेट में प्रासंगिक है, ठीक है। नंबर कितना दिया है फ्रेंड्स? 7 दिया है, 7। लेकिन ये है कितने का क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने मार्क्स का था? 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। इतना लिखने पे, इतना मेहनत करने के बाद इसने कितने मार्क्स दिए हैं? 7 दिया है आउट ऑफ 15। इसको अच्छा मार्क्स कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, गुड मार्क्स कहे जाते हैं। तो देख लीजिए आप आंसर किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया है, इससे आप क्या सीख सकते हैं और इसका कहाँ कहाँ आप अनुप्रयोग कर सकते हैं। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के भी अगर आए ना क्वेश्चन, तो आप ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, सिर्फ सेकेंड्स लगते हैं, सेकेंड्स। यूँ पकड़े, ठीक है, पेन आप पकड़िए, ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, क्या रखा है इसमें। अभी जिगिशु वाला भी क्या है, ऐसे गोला बनाना है, फिर ऐसे मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, है ना, करते जाना है। ईजी है, कर लेंगे आराम से, ठीक है। उपयोग करिए अपने ज्ञान का, अपनी चेतना का, ठीक है। परम चेतना स्थिति में जाना है हम लोग को, तो जो स्थिति है उससे क्या करना है, विकास करना है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया और अपने आंसर कॉपी से बताने की कोशिश की कहाँ पे मैंने गलतियाँ की है, कहाँ पे मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, कहाँ पे 0 मार्क्स मिले हैं, कहाँ पे फुल मार्क्स भी मिले हैं। तो सभी तरह की मार्किंग हुई है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब किसी के मन में पूर्वाग्रह हो और किसी में मार्किंग हो रही है, किसी में नहीं हो रही है। जैसा अटेम्प्ट किया है उस हिसाब से मार्किंग एग्जामिनर ने किया है।
तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी फ्रेंड्स। अगर आप लोग कमेंट करेंगे इसी तरह का डायग्राम चार्ट वाइज आप लोग को मैं सोशियोलॉजी का भी बता दूंगी आंसर कॉपी, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो बताइएगा। प्लस अभी टाइम हमारे पास बढ़ गया है, तो नेशनल इंटरनेशनल वाला जो कल मैंने लेक्चर पोस्ट किया था थोड़ा फास्ट हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन ठीक है, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जो एकदम आदत हो गई धीरे धीरे बताने की, तो फास्ट करके मैंने उसको बताया। इसी तरीके से इंटरनेशनल वाला भी एक पार्ट मैं करूँगी, फिर हम लोग ऐसे पे फिर से लौटेंगे फ्रेंड्स, ऐसे सीरीज़ पे। इसके अलावा आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके की क्लासेस चाहिए। और एक आईआर वाला देखिए एक सर ने डाला है, ओपेक ओपेक कंट्री वाला, आप बताइएगा कैसा लगा। तो आईआर के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने बहुत काफ़ी अच्छे से डील किया है ओपेक को। और इसी तरीके की सीरीज़ अगर आपको चाहिए होगी तो भी कमेंट करके बताइएगा, तो आईआर वाला पोर्शन वो कंप्लीट करा देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अच्छे अच्छे वीडियोस का। और पढ़ाई में निरंतरता बना के रखिए, जो गति आपने पकड़ी है उसे बनाए रखिएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी तक देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।